Welcome all to Prajaspa Foundation. I am Dr. Mohammad Zia. We are continuing our medieval history series और आज हम वापस चलेंगे नॉर्थ की तरफ जहाँ पे हमने एक लेक्चर पहले कहानी छोड़ी थी. दैट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, क्योंकि उसके बाद हमने देखा था विजयनगर और बहमनी किंगडम. आज हम वापस उसी तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के बाद एक्चुअली हुआ क्या. फाइन. So today we are going to talk about the Mughal Empire and the Soor dynasty. दो हम important dynasties देखेंगे. तो basically यहाँ पर जो हम time period cover करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 1526 से लेके 1556 तक, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से लेके सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है हम उसकी बात करेंगे. मुगल्स की अगर बात करें कि मुगल्स कौन थे, मुगल्स पर बेसिकली टर्क्स और चगताई तुर्क थे एंड ये चंगेज़ खान जो मंगोल, तो ये तुर्क और मंगोल का मिक्सचर थे मुगल्स, और इसीलिए जो है वो मुगल्स वो मंगोल से ही मुगल्स हुआ, क्योंकि उसमें उनमें थोड़ा सा सो देवर लाइक चंगेज़ खान और देवर बेसिकली द तैमूरी तुर्क जो थे, चगताई तुर्क मतलब तैमूर के जो हैं ये लीनिएज में आते थे और चंगेज़ खान के भी लीनिएज में आते थे. तो ये दीज वर द मुगल्स. मुग़ल की शुरुआत होती है बाबर से. बाबर वाज लाइक हिज फुल नेम वाज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, और ये उमर शेख मिर्ज़ा जो थे, उमर शेख मिर्ज़ा ही वाज दी फादर ऑफ बाबर, और बाबर के बट एंड ही वाज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, अभी मैंने आपको बताया. और उस वक्त जब उमर शेख मिर्ज़ा जो है फ़रगाना का रूलर था. फ़रगाना आज के दौर में उज़्बेकिस्तान में है. एंड दिस फैमिली हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज 1495 में जो है फ़रगाना का रूलर बनते हैं और 10 साल भी प्रॉपर रूल नहीं कर पाता है, और उमर शेख मिर्ज़ा की डेथ हो जाती है. और उमर शेख मिर्ज़ा की डेथ के बाद बाबर बिकेम द रूलर इन एट द एज ऑफ 12. 1504 में वो क्या करता है, वो काबुल को अपने कब्ज़े में लेता है और उसके बाद उसकी नज़र जाती है हिंदुस्तान की तरफ. ऐसा नहीं है कि बाबर जो है 1526 में, जैसा हमने इससे पहले वाले एक वीडियो में देखा था जहाँ हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे, कि बाबर जो है 1526 में दौलत खान के इन्विटेशन पे इंडिया आता है. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो 1526 में पहली बार इंडिया आया था. उससे पहले कई बार 1519 से लेके 1523 तक जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर चुका था. लेकिन उस टाइम पे पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान, वो इतना स्ट्रांग था कि वो बाबर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था. फाइन. 1504 में जैसा भी हमने देखा दैट बाबर ऑक्यूपाइड काबुल, और 1524 में ही ऑक्यूपाइड लाहौर, मतलब वो लाहौर तक आ चुका था. और लाहौर में जब दौलत खान, क्योंकि लाहौर पंजाब का हिस्सा है, तो दौलत खान जो है वो उसको वापस काउंटर अटैक करता है और उसे पीछे हटना पड़ता है. 1525 में बाबर अटैक्ड एंड ऑक्यूपाइड पंजाब, फिर से वो दोबारा करता है. बट व्हाट हैपेंड कि बाय दिस टाइम जो दिल्ली में सुल्तान बैठा था, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली में बैठा हुआ था, वो अपने आप में एक बहुत क्रूअल रूलर था. बहुत सारे नोबल्स, इवन उसका बेटा उससे परेशान था. मतलब वो इस लेवल का क्रुएलिटी और वो दिखा रहा था कि उसका खुद का बेटा उससे परेशान था. सो व्हाट ही डिड this person, that he invited, he said okay, you are having good army, I will give you support, I will give you a safe passage from here to Delhi, और तुम जो है जाके इब्राहिम लोदी. लेकिन by that time इब्राहिम लोदी was undefeated. 1526 से पहले इब्राहिम लोदी को वो खुद इतना क्रूअल था कि वो रूथलेस था. और you know इब्राहिम लोदी was having a very huge army of elephants. तो वो करते क्या थे कि जनरली जब जंग लड़ने जाते थे तो उनकी स्ट्रैटेजी इब्राहिम लोदी की हमेशा ये होती थी कि उसकी फ़ौज के फ्रंट में जो है वो हाथी होते थे. और वो हाथी हो जाते थे ना, दे वर बीइंग ट्रेंड लाइक दिस, कि जैसे ही वो जो भी अटैक का जो भी सिग्नल होता था एंड दे यूज्ड टू मार्च लाइक एनीथिंग. सो आप ही सोचिए 1500 हाथी जो है वो दौड़ लगाते हुए सामने वाली फ़ौज की तरफ आएंगे, अनडिफिटेड. बाबर वाज नोइंग दिस वेरी वेल.
और उन हाथियों से बचने के लिए बाबर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि he was able to win this battle, and in 1526 Babur defeated Ibrahim Lodi। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, इंस्पाइट की इब्राहिम लोदी की ट्रूप्स जो है उससे ज़्यादा सुपीरियर थी, वो यहाँ पर लोकल था एक तरीके से, बावजूद उसके बाबर जो है वो हैड अ सुपीरियर स्ट्रैटेजी एंड यूज़ ऑफ आर्टिलरी, कैनन्स, तोप खाने। तब तोप जो है तब तक हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुई। इट वॉज बाबर हु ब्रॉट इन दिस थिंग, आर्टिलरी, टू इंडिया। And this first battle of Panipat, this victory in the first battle of Panipat marked the beginning of Mughal domination in India। जैसे ही बाबर जो है वो पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराता है, दिल्ली कैप्चर करता है और उसके बाद वो अपने बेटे हुमायूं को भेजता है आगरा टू कंट्रोल दैट, एंड ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। सो दिस वाज अबाउट बाबर। यस, ओके। अब उसके बाद बाबर हैड टू फेस सर्टेन रेजिस्टेंस, क्योंकि अगेन फिर समवन फ्रॉम आउटसाइड हैड केम एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन इंडिया, और इंडिया के जो रूलर्स थे वो देख रहे थे। बाबर हिंदुस्तान में आने के बाद 4 साल, सो बाबर रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 1530, और इसमें उसने 4 जो है बैटल लड़ी। 1526 पानीपत, 1527 बैटल ऑफ दिस वन, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा बिटवीन राणा सांगा और जो दूसरे राजपूत रूलर्स थे, कौन कौन से थे उनके साथ, मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी और सुल्तान महमूद लोदी, हु हैड राणा सांगा ने माना था कि ठीक है, यू आर द लोदी रूलर एंड हम आपको अभी रिकॉग्नाइज करते हैं बेटर देन हम किसी आउटसाइडर को सबमिट करें। अभी आप रूल कर रहे थे, कंटिन्यू करो, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। और ये सारों की कंबाइंड आर्मी बाबर को चैलेंज करती है खानवा में, इट्स अ विलेज नियर आगरा। Babur was victorious. Babur defeated all of these in Battle of Khanwa. So basically जो पर्पस था वो था कि अगेन किसी एक फॉरेन एलिमेंट को जो है इंडिया में रूल करने से रोका जाए, बट देन ऑल्सो बाबर वॉज सक्सेसफुल एंड और यहाँ इनको हराने के बाद ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी। गाजी मीन्स द कॉन्करर, फाइन। देन नेक्स्ट, सो 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी। सो मेदिनी राय जो था राजपूत रूलर था, बाबर उसको हराता है 1528 में, एंड ही कैप्चर्ड दिस। 1529 बाबर मेट, सो अब ऐसा नहीं था कि जो सिर्फ राजपूत थे, और यहाँ पर कोई रिलीजियस एलिमेंट नहीं था वॉर का। आप देख रहे हो बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा इज रिकग्नाइजिंग सुल्तान महमूद लोदी एज द रूलर, तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि भैया तुम जो है रूलर हो, हम आपके साथ लड़ रहे हैं, हम फॉरेन एलिमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, फाइन, यू आर हियर एंड यू हैव स्टेड हियर फॉर लॉन्ग, सो वी आर ओके विद दैट। यहाँ पर आप बैटल ऑफ घाघरा या गोगरा में आप देखोगे पटना के पास होती है, और यहाँ पर द अफगान्स जो बिहार और बंगाल में जो अफगानी मुसलमान थे वो कॉन्कर करने की कोशिश, वो चैलेंज करते हैं बाबर को, क्योंकि वो अफगानियों को लगता है कि तुर्क आ जाएंगे, अफगानियों को लगता है कि तुर्क आ जाएंगे। तो अगेन देयर इज़ नो रिलीजियस एलिमेंट, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, देयर इज़ नो रिलीजियस एलिमेंट इन एनी ऑफ दीज वॉर्स। अगर रिलीजियस एलिमेंट होता तो ना तो वो उधर सुल्तान महमूद लोदी होता, ना इधर अफगानी जो है वो बाबर के खिलाफ लड़ रहे होते। सो द अफगान्स जो रूलर, जो कमांडर्स थे, वो अपने आप को क्लब करते हैं, एंड दे met him at Gogra, also known as Battle of Ghagra, where this was he was defeated। और इन चारों बैटल के बाद बाबर has consolidated his position and he had conquered a major part of northern India। so पानीपत, आगरा, चंदेरी and then पटना की तरफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा हिस्सा था अब ये बाबर के कंट्रोल में आता है, ये मुगल एम्पायर कंट्रोल में आता है। चौथा साल बाबर का हिंदुस्तान में, तो 4 साल में 4 बैटल, एंड इन 1530 ही डाइड एट आगरा, ही वाज जस्ट 40 years old। और उसकी जो फर्स्ट ही वाज बरीड एट आराम बाग, उसको कहा ही आराम बाग गया, वो अब कभी आगरा जाओ तो वो आराम बाग नहीं रहा, वो राम बाग हो गया है, फाइन। एंड लेटर हिज बॉडी वाज टेकन आउट फ्रॉम देयर एंड देन ही वाज बरीड टेकन टू काबुल, मतलब उस टाइम पे जो है उसकी बॉडी को वहाँ दफनाने के बाद वापस निकाला गया, एंड देन ही वाज बरीड इन काबुल। सो इनिशियली ही वाज लेड एट आराम बाग, उसका नाम आराम बाग इसीलिए दैट इट इज़ द प्लेस ऑफ रेस्टिंग ऑफ बाबर।
बाबर के बाद इट वाज हिज सन हुमायूं। और फन फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हुमायूं कि हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, हुमायूंस टूम, बेसिकली वो उनकी बेगम ने बनवाया था उनके लिए। नॉट लाइक इट वाज एग्जैक्ट अपोजिट टू ताजमहल। द ताजमहल वाज बिल्ड बाय अ हस्बैंड फॉर हिज वाइफ, ऑन द अदर हैंड हुमायूंस टॉम वाज बिल्ड बाय अ वाइफ फॉर हर हस्बैंड। सो हमीदा बानो बेगम ने उसे बनवाया था। खैर हुमायूं का जो बहुत ही ऑकवर्ड पीरियड रहा, एक्चुअली इस तरीके से था 1513 to 1540 and then 1555 to 56। ये था हुमायूं का पीरियड। यहाँ पे ये 15 साल कुछ और कहानी होगी, वो हम आगे देखेंगे। सो हुमायूं भी एबल रूलर तो था फॉर श्योर, क्योंकि उसने क्या किया, जैसे ही वो बनता है तो उसके बाद बुंदेलखंड को जीतता है, अफगान्स को हराता। अब देखो ये बुंदेलखंड जीत रहा है और ये सुल्तान महमूद लोदी को जौनपुर से भगा रहा है, बहादुर शाह गुजरात को हरा रहा है। मतलब अगेन देयर इज़ नो रिलीजियस एलिमेंट दैट हैज़ बीन, यू नो, हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन, जैसा जिसकी मर्जी आती है हिस्ट्री को वैसा प्रोजेक्ट कर देता है। बट रियलिटी इज़ दिस कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई रिलीजन के लिए नहीं लड़ रहा था। हर किसी को ज़मीन चाहिए थी, हर किसी को अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना था। गुजरात वॉज रूल्ड बाय बहादुर शाह, उसको कौन हरा रहा है? हुमायूं। सुल्तान महमूद लोदी को कौन हरा है? हुमायूं। तो देयर इज़ नथिंग लाइक रिलीजियस एलिमेंट। प्रॉब्लम क्या थी, और ये सीखने वाली चीज़ है हुमायूं से, कि वो एज एन इंडिविजुअल या एज अ रूलर ही वॉज अ वीक कैरेक्टर। एज अ रूलर हुमायूं वॉज अ वीक कैरेक्टर। उसके भाई थे और वो जब क्लेम करने लगे तो इंस्टेड ऑफ कंसोलिडेटिंग द एम्पायर, हुमायूं ने पूरा एम्पायर बांट दिया अपने भाइयों का दिल रखने के लिए, विच हिज फादर नेवर वांटेड। बाबर को कभी नहीं चाहिए था ये कि हुमायूं या को मेरा जो एम्पायर है या जो हिंदुस्तान की जो हमारे लेटेस्ट एक्विजिशंस हैं वो बट जाएं, लेकिन हुमायूं ने वो चीज़ की। और उसके 3 भाई और थे, कामरान, अस्करी और हिंदल। और वो क्या करता है, सारी चीज़ों को जो है वो जैसे काबुल और कंधार जो है कामरान को दे देता है, संभल और अलवर जो है, संभल जो है वो अस्कारी को दे देता है, अलवर यानी राजपुताना वाला जो हिस्सा है वो, तो वो पूरे एम्पायर को वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड दिस वाज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ हिज कैरियर। गुजरात जब वो कैप्चर करता है बहादुर शाह से, तो अपने भाई को क्या करता है, वहाँ का गवर्नर बना देता है। अपने भाई को जो है वहाँ का गवर्नर बना देता है वो हुमायूं। अस्कारी जो कि गवर्नर था, उसकी वीकनेस देखते हुए व्हाट हैपेंड दैट दिस बहादुर शाह जिसको हुमायूं ने हराया था, उसको जो है ही रिकवर्ड, वो काउंटर अटैक करता है और अस्कारी को हरा देता है और अस्कारी वहाँ से भाग जाता है। इधर ईस्ट की तरफ जो है शेर खान बिकेम द पावरफुल। अब यहाँ पर जो है एक और रूलर, एक और नया चैप्टर, एक बहुत ही underrated chapter in the history of India, and that was starting here in the eastern side of the Mughal Empire, and that Sher Khan was becoming very powerful। अभी शेर खान कौन था? जब हुमायूं को ये पता चलता है कि ईस्ट में शेर खान जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ईस्ट में शेर खान अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है, वो मार्च करता है एंड ही मेट हिम इन द बैटल ऑफ चौसा 1539। शेर खान डिफीटेड हुमायूं। वहाँ से हुमायूं भागता है और वो आगरा पहुँचता है और अपने भाइयों से नेगोशिएट करने के, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं आता। और 1540 में द मोस्ट डिसिसिव बैटल नोन एज बैटल ऑफ बिलग्राम और गंगा और बैटल ऑफ कन्नौज, जो भी आप कहें। और यहाँ से हुमायूं 2 बैटल्स हारता है, बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ कन्नौज 1540, दोनों अगेंस्ट शेर खान। दोनों जगह वो हारता है और वहाँ से वो भाग जाता है। एंड फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स हुमायूं लिव्ड अ लाइफ इन एग्जाइल। मतलब अगले 15 साल तक हुमायूं जो है एक भटकती हुई ज़िंदगी काट रहा होता है। इसी दौरान अकबर पैदा होगा। सो दिस इज़ समथिंग विच विल हैपन। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो हमीदा बानो बेगम से उनकी शादी होती है और शेख अली अंबर जैनी जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। उसकी बेटी होती है। सो व्हाट हैपेंड इन 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म होता है। और कंधा, अब मतलब एक whenever I teach this, I tell a story. I think many of times some of you have heard this, and this story has particularly helped me a lot in this duration. So
हुमायूं लॉस्ट, हुमायूं 1540 में हार जाता है. सो दिस इज स्टोरी विच माई मदर यूज टू टेल मी व्हेन आई वाज किड. तब तो उतनी समझ में नहीं आई, लेकिन आगे चल के लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई, एंड दिस हैज़ हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली in studying or whenever you have big task in life. So what happened that हुमायूं भटक रहा होता है, वो बीवी को उधर छोड़ देता है आमेर में, और भटक रहा होता है, कभी इधर कभी उधर. भाई छोड़ के चले जाते हैं, भाई अपने आप कह देते हैं कि हाँ तुमने तो हमें, तुम्हारे पास जो था वो चला गया, हमारे पास जो है हमारे पास है, वाई यू आर इंटरफेयरिंग इन दैट. सो द स्टोरी वाज लाइक दैट कि हुमायूं भटक रहा होता है, और हुमायूं भटकते भटकते जो है वो, अब देयर इज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंस और सिग्निफिकेंस, इज जस्ट अ टेल विच माई मदर यूज टू टेल मी. और वो बोले वो भटकते भटकते एक जंगल में जाता है, कुछ नहीं, ऑल मिस्ड अप. बड़ी मुश्किल से एक जो है एक कुटिया सी दिखती है, तो वहाँ वो दरवाज़ा खटखटाता है, तो एक बूढ़ी अम्मा निकल के आती है. ही वॉज ऑल मिस्ड अप, तो वो पहचानती भी नहीं थी. खैर तब वो फेसबुक वाला दौर भी नहीं होगा कि राजा को सब जानते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से. सो शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट हु ही इज़. तो ही सेड आई एम वेरी हंग्री. बोले ठीक है बैठो. तो उनके पास वो दाल खिचड़ी बनाती हैं, वो लेके आती हैं, और वो भूखा था हुमायूं, तो कभी वो थाली में जो है कभी एक तरफ से लेता है, कभी उधर से लेता है, कभी उधर. वो बूढ़ी अम्मा देख रही थी, कभी इधर से खा रहा है, कभी उधर से खा रहा है. शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड तो वो फ्रस्ट्रेशन में कहती है उसे चीख के, उन्हें नहीं पता कौन है, कहती है हुमायूं की तरह क्या कर रहा है, कभी इधर से खाता है, कभी उधर से खाता है, एक तरफ से खा. एंड मतलब देन शी टोल्ड यूज्ड टू टेल मी कि देन ही रियलाइज्ड कि वो द मिस्टेक ही वाज कमिटिंग. सो वो वापस पर्शिया जाता है, और वहाँ से वो मदद लेता है, और फिर वो कंधार और काबुल से वापस स्विफ्ट करना शुरू करता है. एंड बाय 1555 वो वापस मुगल्स जो है उसको इस्टेब्लिश करता है. हाउ दिस हेल्प्ड मी, बिकॉज आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ये होता है कि कभी सर एक हफ़्ता पॉलिटी पढ़ लिया, फिर 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर 4 दिन जो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर चलो वापस पॉलिटी पढ़ लेते हैं. ये होता है, ये बहुत कॉमन सिंड्रोम है. देखिए सिलेबस बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है. हमारा यूपीएससी का सिलेबस बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप एक तरफ से शुरू करोगे, मतलब आपने हिस्ट्री ली है, आप पैरेलल 2 सब्जेक्ट ले लो, लेकिन आप ये मत करो कि अगर आपने हिस्ट्री ली है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री आधी पढ़ी छोड़ दी, फिर आपने पॉलिटी उठा लिया. नहीं, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया तब मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करो. आपने पॉलिटी स्टार्ट किया तो पॉलिटी जब तक ख़त्म नहीं होगा उसे छोड़ो मत. देन ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स की सर वो पॉलिटी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे, तो हमने कुछ और पिक कर लिया, और वो बोर होने के बाद का जो सिलेबस है कभी कवर ही नहीं होता. तो ऐसा कभी मत करिएगा, और एल्स यू विल नेवर गेन योर किंगडम लाइक हुमायूं वाज नॉट एबल टू डू इन द अर्ली ईयर्स. जब उसको रियलाइज़ हुआ यार ये बहुत ठीक है, वो वापस गया. यू रिकॉल, वो अपने भाइयों से लड़ा. ही डिफीटेड हिज ब्रदर्स कामरान एंड निस्कारी. काबुल से वापस वो स्विफ्ट करते हुए दिल्ली आया, और 1555 में उसने अपने आप को रीस्टैब्लिश किया, मुगल्स को रीस्टैब्लिश किया. लेकिन 1555 में जब वो अफ़गान्स को हराता है और मुगल एम्पायर वापस इस्टेब्लिश करता है, विदिन 6 months ही डाइड. एंड इन 1556 एक्चुअली वो लाइब्रेरी से उतर रहा था, सीढ़ियों से पैर फिसलता है और हुमायूं की डेथ हो जाती है. लेकिन इस दौरान क्या हो रहा था हमारे लिए इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है 1540 से लेके 1555 तक क्या हो रहा था सूर डायनेस्टी. शेर खान और शेर शाह सूर यहाँ से जो है वो इस्टेब्लिश होता है, और उसका ओरिजिनल नाम फरीद था. एक जागीरदार थे सासाराम में, हसन खान उनका बेटा था. नो डाउट ही वॉज एन अफ़गान, और अफ़गान रूल में उसके बहादुरी को देख के. और इसका जो पीरियड रहा इंटरेस्टिंगली 1540 से 1545, शेर शाह सूर का जो रूल था वो सिर्फ 5 साल के लिए रहा. इसलिए मैंने कहा ये मोस्ट अंडररेटेड पार्ट है पूरी हिस्ट्री का. बट ही द वे ही ऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सो ग्रेट दैट इवन लेटर ऑन व्हेन अकबर, ऑब्वियसली इसके बाद जो है मेजर रूलर अकबर आएगा, अकबर एज इट इज़ ऑप्ट करेगा. देखो रूलर्स टेम्प्रेरी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी परमानेंट होती है. अकबर के नवरत्नों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली शेरशाह सूरी के लिए काम करते थे. अकबर ने उन्हें एज इट इज़ जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लिया. फाइन. सो ही एक्वायर्ड होल ऑफ
नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट असम, गुजरात, कश्मीर एंड नेपाल। तो इन 4 जगह को छोड़ के पूरा ऑफ द होल नॉर्थ इंडिया was under his control. Though he ruled only for 5 years, 1540 से 1545 तक उसका रूल था, but no doubt he was the great ruler। हमने देखा कि चौसा और कन्नौज में जो है उसने हुमायूं को हराया, और जैसे ही वो कन्नौज को हराता है, शेरशाह became the ruler of Delhi। दिल्ली, आगरा, संभल, ग्वालियर, जो भी उस वक्त मुगल पोजेशंस थे, उसका रूलर कौन हो जाता है? उसका रूलर हो जाता है शेरशाह। He was fighting and establishing everything. Then came Battle of Surajgarh 1533। अब यहाँ पर लोहानी चीफ्स थे बिहार के और मोहम्मद शाह बंगाल का, मतलब जो दूसरे अफ़गानी वो थे, उनके साथ वो बैटल होता है, और जैसे ही वो इन दोनों को हराता है तो बिहार और बंगाल का हिस्सा जो है वो इसके कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद ही प्लैंडर्ड मतलब क्योंकि तब कलकत्ता नहीं था, गौर वॉज द कैपिटल ऑफ बंगाल, तो गौर शहर को जो है वो बहुत बार प्लंडर करता है। एंड जो मोहम्मद शाह रूलर था बंगाल का, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो हुमायूं के साथ वो कर लेता है। देन पंजाब 1540 से 1542 ही कॉन्कर्ड पंजाब, और कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था, उसको हराता है। फिर खोखर्स जो है वो रेबेल कर देते हैं, इंडस और झेलम वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पर ये उन्हें सप्रेस करता है। फिर 1542 में ये मालवा को जो है वो कॉन्कर करता है, एंड मालवा उसके एम्पायर का पार्ट बन जाता है। रायसीन राजपूत प्रिंसिपैलिटी थी, उसको अपने उस कब्जे में लेता है। मुल्तान और सिंध को 1543 में कॉन्कर करता है। मारवाड़ 1543 टू 1545। लेकिन बैटल ऑफ कलिंजर, this was he launched a fierce attack। बैटल जीत जाता है, लेकिन इन दिस बैटल शेरशाह सूरी लॉस्ट हिज लाइफ। कैन इमेजिन फाइटिंग फॉर 5 years कंटिन्यूसली, और वो ब्लास्ट होता है, उसमें वो इंजर्ड हो जाता है, एंड देन इज कम टू इंजरीज, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। सो यू कैन सी द कॉन्क्वेस्ट वॉज इमेंस, मतलब ऑलवेज लाइक वो नहीं कहता ना वॉर मोड ऑन, वो वाली सिचुएशन थी शेरशाह सूरी की। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, बिकॉज दैट इज़ जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तारीख़ शेरशाही, इट वॉज रिटन बाय अब्बास खान सरवानी। इट प्रोवाइड्स द साइटेशंस अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अब सेंट्रल जो कहना चाहिए ना, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की जो डोर थी, उसकी कमान जो थी, वो किसके हाथ में थी? वो सारी शेरशाह के हाथ में थी, इंस्पाइट ऑफ बीइंग फाइटिंग। एंड कोई भी जो भी मिनिस्टर्स थे उनके पास वो सिर्फ सुपरविजन के लिए थे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो नई पॉलिसी जो है वो नई पॉलिसी इनिशिएट कर सकें या कोई ट्रांजैक्शन कर सकें। सो मिनिस्टर्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन मिनिस्टर्स सिर्फ डेली रूटीन वर्क के लिए एग्जिस्ट करते थे, वैसे मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं था। ही हैड 4 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जिनको उसने थोड़ा बहुत कहना चाहिए कि ऑटोनॉमी दे रखी थी, थोड़ा बहुत फ्रीडम दे रखा था। दीवान वजारत, दीवान आरज़, दीवान रिसालत और दीवान इंशा। वजारत फाइनेंशियल, आरज़ मिलिट्री, रिसालत द रॉयल ऑर्डर्स, एंड दीवान इंशा द रिलीजियस मैटर, फॉरेन अफेयर्स एंड जुडिशरी। तो उसने ये 4 मेजर मिनिस्ट्री थी, लाइक इट वाज लाइक अ कैबिनेट। हमारे भी होता है ना कोर कैबिनेट की कोर कमेटी की मीटिंग होती है, तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं आते, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं 4-5 मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं। तो एक तरीके से ये कोर कैबिनेट था शेरशाह सूरी का, और यहाँ ही से वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसने पूरे जितना उसका एम्पायर मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक गया, उसने उसको 47 अलग अलग यूनिट्स दैट इज सरकार्स में डिवाइड कर दिया गया था, और इन्हीं सरकार को फर्दर डिवाइड किया गया परगना में। तो सरकार लाइक आप उसको प्रोविंसेस कह सकते हो, या प्रोविंसेस से थोड़ा सा छोटा होता था, और उसमें क्या होता था परगना होते थे, मीन्स देयर वाज अ फर्दर सब डिवीजन। इंपॉर्टेंट ऑफिस कौन थे? एक तो था मुंसिफ। मुंसिफ किस लिए अपॉइंट किया गया था? मुंसिफ अपॉइंट किया गया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। आमिर किस लिए अपॉइंट किया गया था? ही वाज द जज फॉर द सिविल केसेस। काजी या मीर अदल इसलिए था फॉर द क्रिमिनल केसेस। ये इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है, ध्यान रखिएगा। और मुकद्दम वाज द पुलिस, क्रिमिनल्स को करने के लिए वो था। अकाउंट कीपर था।
सरकार की अगर बात करें तो ये नीचे के लेवल पे थे। सरकार लेवल पे मतलब एक हायर प्रोविंशियल लेवल पे बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव, सो देयर वाज इट हैज़ ऑफिसर्स लाइक शिकदार शिकदारान एंड मुनसिफ मुनसिफान, मीन्स इट वाज द हेड। सो जो भी शिकदार्स होते थे या जो भी मुनसिफ होते थे परगना लेवल पे, उनको कौन मॉनिटर करता था? ये ऑफिसर्स करते थे। हर परगना और सरकार के लेवल पे उसने 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे और उनमें जो भी फंक्शंस थे वो डिवाइड कर दिए गए थे, मींस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। किसी भी एक ऑफिसर में जो है सारी जो सरकार और परगना की पावर है वो किसी एक ऑफिसर में उसने नहीं दी थी, उसने हर लेवल पे 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। सो कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहे। विलेज पंचायत और ज़मींदार पंचायत के लेवल पे ज़मींदार को पावर दी गई थी कि वो जो भी छोटे मोटे मैटर्स हैं वहीं पे जो है वो कर लो। इम्पॉर्टेंट ये था कि ये जो ज़मींदार थे ये काजी को रिपोर्ट करते थे, जो भी वो केस का निपटारा करते थे, जो भी वो केस सॉल्व करते थे, जो भी वो सज़ाएं देते थे, उसकी रिपोर्ट वो किसे देते थे? उसकी रिपोर्ट वो देते थे काजी को। देन द फेमस, उसने बहुत अच्छी चीज़ जो डेवलप की थी, दैट वाज द रोड नेटवर्क। और रोड नेटवर्क को उसने जो फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर, एक्चुअली वो चित्तगोंग से काबुल तक रोड बनाना चाहता था, लेकिन ओनली दैट पार्ट कुड गेट मटेरियलाइज्ड। और उसने अच्छी चीज़ ये की थी कि हर 8 कोस पे एक सराय बनाया, और मतलब वो बेसिकली एक मोटेल टाइप ऑफ होता था, कारवां सराय जिसे कहते थे। वहाँ वो आते थे, जो राहगीर होते थे वो रुक सकते थे, और मतलब वहाँ पर वो रेस्टिंग प्लेस था, आप खा पी सकते थे। सो इट वाज लाइक अ होटल विच वाज बिल्ट थ्रू आउट द हाईवेज। और यहीं पर यही जो सराय थे, आप अगर आप में से कोई ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, जो लॉन्गेस्ट लेंथ है उसकी आज के टाइम पे, तो आप उससे गुजरोगे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोहल्ले होंगे जो सराय, दिल्ली में भी हैं बहुत सारे सराय। तो अब वो पहले सराय होते थे, वो रीजन बनते गए, और यही जो सराय होते थे ये डाक चौकी का काम करते थे। देयर वाज एन ऑफिसर हु वाज कॉल्ड एज दारोगा डाक चौकी। उसने बहुत एफिशिएंट जो है कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया। मतलब अगर दिल्ली से कलकत्ता कुछ पहुंचाना है तो वो क्या होता था, वो एक डाक जो भी कहना चाहिए कि डाक कीपर होता था, वो दिल्ली से चलेगा, वो अगली कुछ चौकी तक उस डाक को पहुंचाएगा, वहाँ पर वो रुकेगा, जो वहाँ पर डिप्लॉयड होगा वो अगली चौकी तक पहुँचाएगा। तो टेक्निकली वो पोस्टल सिस्टम कंटिन्यूसली चल रहा होता था। तो इस तरीके से उसने एक पोस्टल सिस्टम जो है वो डेवलप किया, और ये स्पाई सिस्टम को भी एफिशिएंट बना रहे थे, क्योंकि सारी जगहों की खबरें जो है वो बहुत कम समय में शेरशाह सूरी तक आ रही थी। ही कॉइन्ड द टर्म रुपया, जो अब तक जीतल और टका चल रहा था उसको रिप्लेस करता है रुपया से। तो रुपया टर्म जो है वो यहाँ से शुरुआत होती है। और द गवर्नमेंट, और ये जो सराय होते थे, ये जो रेस्टिंग स्पेसेस होते थे, इनका जो है वो खर्चा कहाँ से चलता था? जो आसपास के गांव से रेवेन्यू हो रहा था वहाँ से इनका खर्चा चलता था। फाइन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दीवान वजारत या वज़ीर जिसे कहा जाता था, वो उसका हेड होता था। एंड आफ्टर दिस लैंड को जो है वो जो यील्ड और मेजरमेंट था उसने उसको स्टैंडर्डाइज़ किया, रेट्स फिक्स किए, वेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज़ किया, उसको फिक्स किया। एंड द लैंड वाज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि कैश काइंड में नहीं लेंगे, कैश में लेंगे। जो पीजेंट्स होते थे उनको पट्टा इशू करता था। आज भी ये टर्म यूज़ होता है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। आप लोग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई जाओगे तो आप देखोगे कि पट्टा शब्द का इस्तेमाल अब भी होता है। और उसके बदले उनसे कबूलियत ली जाती थी, मतलब सरकार आपको पट्टा देगी, उसके बदले आप सरकार को कुछ ना कुछ जमा करोगे, दैट इज़ कबूलियत। फेमाइन रिलीफ फंड उसने इस्टेब्लिश किया, फेमाइन रिलीफ फंड इस्टेब्लिश किया। सो एक्स्ट्रा वो कलेक्ट करते थे, कितना? 2.5 सेर पर बीघा। हर किसान से वो क्या लेते थे कि आप हमें एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू दोगे। एक तरीके से सेस होता था। आज के टाइम पे सेस होता है, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस एंड सच ऑन। तो ये जो सेस होता है ये टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। तो अपार्ट फ्रॉम टैक्स ये जो है ये
वो करता है, कलेक्ट कर रहे थे कि अगर आपको जो है वो इसमें जो फेमाइन रिलीफ है, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको फेमाइन होगा तो वी विल हेल्प यू आउट, लेकिन उसके लिए आपको सेस देना पड़ेगा एक तरीके से, जो भी आप रेवेन्यू दे रहे हो उसके अलावा 2.5 सेर पर बीघा आपको और देना होगा, सो दैट इट कैन बी यूज्ड। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स का स्टैंडर्डाइजेशन किया, स्टैंडर्डाइज वेस्ट एंड मेजर्स यूज़ किए, और टोल्स वर कलेक्टेड ट्वाइस, वन एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द कंट्री एंड अनदर एट द टाइम ऑफ सेल्स। सो कस्टम ड्यूटी भी ले रहे थे और जीएसटी भी ले रहे थे आज के टाइम से अगर बात करें तो। अगर कोई आप चीज़ इंपोर्ट करवा रहे हो तो एक तो आपको कंट्री में एंट्री के टाइम पे देना पड़ता है, और फिर जब वो सेल हो रहा होता है तब देना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई वो वाली चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई कि 2 बार टैक्सेस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे थे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो ही हैड ह्यूज आर्मी, एंड वो जो दाग वाला सिस्टम था वो वापस इसने इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ पर यहाँ पर वो जो चेहरा था उसका नाम बदल के यहाँ पे हुलिया हो जाता है। तो वो दाग और चेहरा जो सल्तनत पीरियड में था वो यहाँ पर दाग और हुलिया हो जाता है। फाइन, हिज आर्मी वॉज मोर एफिशिएंट। हमने देखा कि सोनार गांव से पेशावर तक रोड बनाया, आगरा से मुल्तान रोड बनाया, फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर ही कंस्ट्रक्टेड द रोड, मांडू टू आगरा। सो ऑल दिस वॉज ऑल। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ओल्ड फोर्ट कॉल्ड पुराना किला दिल्ली, ये उसमें है, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट और द मोस्ट मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर, एंड दैट इज़ हिज ओन मौजोलियम इट्स सासाराम। और वो हम इसको अगेन आर्किटेक्चर को इन डिटेल वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से ये इंस्पिरेशन और क्या उसका कंस्ट्रक्शन था। आपने पद्मावत जो काव्य है मलिक मोहम्मद जैसी ने जो लिखा, वो इस दौर में लिखा गया। तो वो अलाउद्दीन खिलजी का जो काव्य है के दौर का जो स्टोरी है वो यहाँ पर आकर लिखी जाती है शेरशाह सूरी के दौर में। एंड 1545 ही डाइड। मतलब ये इतना सब कुछ जो उसने काम किया, इतनी कॉन्कर और ये सारी चीज़ें सीम्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये सारा काम उसने सिर्फ 5 साल में किया। उसके बाद इस्लाम शाह आएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो 10 साल रूल तो करेगा बिकॉज ऑफ द लेगेसी दैट हैज़ बीन सेट बाय शेरशाह सूरी। एंड इन 1555 हुमायूं विल recapture. In 1555 Humayun will recapture his throne to India. Fine. So this was about the first part of the Mughals and the Sur dynasty. अगले वीडियो में हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे आगे देखने के लिए कि what happened next. I'll see you then. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you very much.